प्रिय छात्रों, नमस्ते, सुप्रभात। हिंदी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण ज्ञान का होना अति आवश्यक है। भाषा और व्याकरण दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं और व्याकरण के समुचित ज्ञान के अभाव में भाषा कई बार उपहास का विषय बन जाती है। इसलिए हमने आपकी व्याकरण सागर पुस्तक माला से अब तक दिए हुए 8 पाठों का अध्ययन कर चुके हैं और फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम व्याकरण सागर पुस्तक माला से पाठ 9 लिंग की शुरुआत कर रहे हैं। यह पाठ बहुत ही सरल, सहज और समझने की दृष्टि से काफ़ी अच्छा बच्चे महसूस करते आए हैं। हम आपसे ये आशा करते हैं कि व्याकरण सागर में दिए हुए जो पाठ हैं, आप इन समस्त पाठों का अच्छी तरह से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और आपने हिंदी व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें अब तक पाठ 8 तक का संपूर्ण गृह कार्य के रूप में जो काम दिया गया था वो संपूर्ण कर लिया होगा। तो आइए हम फिर जुड़ते हैं लिंग से, जिसका इंग्लिश में नाम है जेंडर। प्रिय छात्रों, इस संसार में प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। वे चीज़ें 2 भागों में बटी हुई हैं, पुरुष और स्त्री, यानी मेल और फीमेल। तो वही उनका जो रूप है वो लिंग निर्धारण भी करता है। आइए जोड़ते हैं पुस्तक से। बच्चों, नीचे दी गई चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए, वह वाक्यों को पढ़िए। पहले चित्र में हम देख रहे हैं मोर का चित्र है और नीचे लिखा हुआ है मोर नाच रहा है, और नीचे लिखा हुआ है मोरनी देख रही है। आगे के चित्र में देख रहे हैं लड़का दौड़ रहा है, लड़की चल रही है। फिर तीसरे चित्र में हम देख रहे हैं माँ ऑफिस जा रही है, पिताजी कार धो रहे हैं। चौथे चित्र के अनुसार गायक गाना गा रहा है, गायिका भी उसके साथ गा रही है। तो उपर्युक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द मोर, लड़का, पिताजी, गायक पुरुष जाति के हैं तथा मोरनी, लड़की, माँ और गायिका शब्द स्त्री जाति के हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। अब हम देख रहे हैं लिंग की परिभाषा। प्राय हमने सभी पाठों में जो चीज़ें सीखी हैं, समझी हैं, उनमें सब में किसी न किसी रूप में परिभाषा आई है। उसी तरह यहाँ भी लिंग की परिभाषा दी गई है। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। बहुत ही सरल,
बहुत ही सरल परिभाषा आपको यहाँ दी गई है। जिन शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा? शब्दों के द्वारा। किसका? पुरुष या स्त्री का। पुरुष या स्त्री जाति का क्या होता है? बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? उन्हें लिंग कहते हैं। एक बार फिर हम देखते हैं, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। होता है के बाद कॉमा लगाना है और फिर उन्हें लिंग कहते हैं। सभी छात्र इस परिभाषा को कंठस्थ करेंगे, स्मरण करेंगे, याद रखेंगे। जिन शब्दों के द्वारा पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। अब देखते हैं लिंग के भेद। लिंग के भी भेद होते हैं और लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पहले नंबर पर पुल्लिंग के बारे में बात आई हुई है। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पेड़, आदमी, बैल, शेर, वकरा, लड़का आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग के हैं। अब यहाँ तक तो सभी बच्चे समझ गए कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से आगे आपको एक बात समझाई गई है, लिंग की पहचान करना। कि आपके पास ढेरों शब्द हैं, एक बैग है उसमें शब्द भरे पड़े हैं, उसमें से आपको दो भागों में अलग अलग रखने हैं, एक तरफ तो पुल्लिंग के और एक तरफ के स्त्रीलिंग के। तो कौन रख सकता है? जो लिंग की पहचान जानता है वही रख सकता है। अब सुनो मेरी बात, जो सुनने की है, ध्यान देने की है। इस दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, सजीव और निर्जीव, जिसे आप इंग्लिश में अन्य किसी नाम से भी जानते होंगे। मतलब जिनका जीवन होता है, जो जीवधारी हैं, जो गति करते हैं, जो चलते हैं, वे सजीव हैं। जो श्वसन क्रिया करते हैं, है ना, और निर्जीव हैं। तो सजीव और निर्जीव दोनों में ही लिंग होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों में ही होते हैं भाई। ये ध्यान रखने की बात है। ऐसा नहीं है कि केवल सजीवों में ही लिंग होते हैं। लिंग का निर्धारण निर्जीवों में भी किया गया है विद्वानों के द्वारा। आइए तो फिर हम लिंग की पहचान करने का तरीका सीखते हैं। लिंग निर्धारण मात्र सजीव वस्तुओं का ही नहीं होता, वरन भाषा के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का भी लिंग निर्धारण किया जाता है। जैसे हिमालय निर्जीव वस्तु है, एक पर्वत का नाम है, उसको पुल्लिंग के अंतर रखा गया है, जबकि सुगंध, पहाड़ी आदि वस्तुओं को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार हम यहाँ समझे कि दुनिया की जो वस्तु हैं सजीव और निर्जीव हैं, लेकिन लिंग का निर्धारण दोनों में ही किया जाता है। अब हम लिंग की पहचान के प्रथम तरीका को पढ़ते हैं। पेज नंबर 43 पर दिया गया है कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, किस तरह से करें, क्या मैनर्स हैं पुल्लिंग की पहचान करने के। तो यहाँ आपको 11 बात समझा ही गई है कि इन बातों का ध्यान रख करके हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। जिसमें पहली बात है क्या कि वृक्षों व फलों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे पीपल, शीशम, बरगद, चीड़, चंदन, केला, संतरा, नींबू, आम, अमरूद,
आदि, ये वृक्षों के और फलों के नाम हैं। लेकिन इसमें एक बात और कोष्टक में दी गई है, इमली जो फल है जिसमें कटारे आते हैं खट्टे, आपने कभी खाए भी होंगे। तो इमली जो वृक्ष है, इमली का जो वृक्ष है और उसका जो फल है, इमली कहते हैं उसको, वो स्त्रीलिंग होती है। तो यहाँ ध्यान देने की बात है। तो पहली बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि वृक्षों के और फलों के नाम, प्राय शब्द लिखा हुआ है, प्राय, प्राय का मतलब अक्सर, ये पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। जैसे और इनके साथ पुल्लिंग की क्रिया लगाई जाती है, पीपल का पेड़ बड़ा हो गया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे पीपल का पेड़ बड़ी हो गई, हो गई तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बड़ा हो गया, है ना। इस तरह से आप यहाँ जाने हैं कि वृक्षों के और फलों के नाम जो होते हैं, जो शब्द वृक्षों के और फलों के नाम के लिए प्रयोग होते हैं, वे पुल्लिंग माने जाते हैं। दूसरी बात, जिन शब्दों के अंत में मतलब लास्ट में आ, पा, पन, आव आदि आते हैं, वे प्राय पुल्लिंग होते हैं, चाहे वे शब्द कोई भी हो। जैसे उदाहरण के लिए चीता, तो इसमें अंत में आ, को आ, लोहा अंत में आ, मोटापा अंत में आ, अपनापन, चढ़ाव, ये ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में आ, पा, पन, आव आए हैं, तो ये शब्द भी पुल्लिंग माने जाते हैं। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा, पन, आव ऐसे ध्वनि आती है तो वे भी पुल्लिंग माने गए हैं। तीसरी बात यहाँ दी गई है कि पर्वतों के नाम, दुनिया में जितने भी पर्वत हैं, चाहे वे अपने आसपास हैं, चाहे हमारे देश भर में हैं, चाहे वो दुनिया भर में हैं, उन सब के नाम जो है पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे विंध्याचल, सुलेमान, हिमालय, सतपुड़ा आदि। तो ये बच्चों याद रखना है कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। चौथी बात, ग्रहों के नाम, आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में ग्रह होते हैं, वे ग्रह जो हैं उनके नाम मंगल, सूर्य, बुध, राहु, केतु आदि, यहाँ कुछ ही ग्रहों के नाम आए हैं, इनके अलावा भी ग्रहों के नाम होते हैं। तो ये सब ग्रह पुल्लिंग हैं, परंतु पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो पृथ्वी शब्द स्त्रीलिंग माना गया है। तो ग्रहों में पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, बाकी सब पुल्लिंग माने जाएंगे। और पांचवी बात यहाँ दी गई है, अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। अनाज जो होता है, अनाज, अब कितने तरह के अनाज हैं, जैसे गेहूँ, चावल, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, धान आदि, ये जितने भी अनाजों के नाम हैं, ये अनाज हैं, ये फल नहीं हैं। अनाजों के नाम जितने भी हैं वे सब प्राय पुल्लिंग में माने जाते हैं। गेहूँ अच्छा है, चावल अच्छे हैं, चना अच्छा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे चना अच्छी है, नहीं। जौ अच्छा है, जौ अच्छे हैं, है ना। ज्वार बड़ी हो गई, मतलब ये सब खेतों में बोए जाते हैं और जब पक कर तैयार हो जाते हैं तो इनका अनाज हमें तैयार मिलता है। तो ये अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पांचवी बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो अब छठवीं बात क्या है कि रत्नों के नाम, जो रत्न हैं, पृथ्वी में अनेक रत्न हैं, इसीलिए पृथ्वी को वसुंधरा कहते हैं। तो जितने भी रत्न हैं उन सब के नाम भी, जैसे हीरा, पन्ना, मोती, पुखराज, माणिक्य आदि। लेकिन मणि नाम का जो रत्न है वो स्त्रीलिंग माना जाएगा। मणि को छोड़कर सभी रत्नों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं दुनिया की चीज़ों में। सातवीं बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है
देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश हैं दुनिया के 193, 190 जितने भी आपकी काउंटिंग में हैं, वे सभी देशों के नाम जहाँ होते हैं लिखे हुए, वे सभी पुल्लिंग माने जाएंगे। जैसे भारत, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान आदि। तो सातवीं बात यहाँ ये समझाई गई है कि देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब आठवीं बात जो है उसे भी समझना चाहिए। जैसे समुद्रों के नाम, आप जानते हैं कि इस धरती पर, पृथ्वी पर जल राशि का जो अनुपात है, एवरेज है, वो 71% है ना। और स्थलीय यानी जहाँ धरती दिखाई देती है वो जो भाग है वो 29% है। तो समुद्र जितने भी हैं दुनिया भर में, उन सभी समुद्रों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सभी नाम समुद्रों के जो होते हैं ये प्राय पुल्लिंग में माने जाते हैं। अब 9वें नंबर पर एक बात दी गई है, धातुओं के नाम, जो मेटल्स होते हैं उनके नाम भी प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोना, पीतल, तांबा, जस्ता, सीसा, पारा आदि। लेकिन इनमें से चांदी स्त्रीलिंग है। चांदी जो धातु है वो स्त्रीलिंग मानी गई है, और चांदी के अलावा जितनी भी धातु हैं वे सभी पुल्लिंग मानी जाती हैं। 10वीं बात है, सभी हिंदी महीनों व दिनों के नाम पुल्लिंग माने जाते हैं। जैसे हिंदी के महीनों के नाम हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, इस तरह 12 महीने होते हैं। तो उन सभी महीनों के नाम भी जो है पुल्लिंग होते हैं। और सप्ताह के दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार आदि, ये सभी नाम भी जो है पुल्लिंग में माने जाते हैं। 11वें नंबर की जो बात है प्रिय छात्रों को समझनी है, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे कौवा, खटमल, उल्लू, तोता, मच्छर। मतलब यहाँ इनकी कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। कभी हम कहते हैं कौवा बैठा है, कभी कहते नहीं कोई बैठी है, खटमली है, उल्लिन है, ऐसा कुछ नहीं बोलते ना। तोती, मच्छरी, ऐसा कुछ बोलते नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि इनकी स्त्री जाति नहीं हम समझ पाते हैं, इसलिए इनकी स्त्रीलिंग नहीं होती। ये हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। अब जैसे कोई कौवा छत पे बैठा है तो हम उसको कौवा ही बोलते, कौवा है कौवा, अब वो मेल हो चाहे फीमेल हो। खटमल है खटमल, उल्लू है उल्लू, तोता है तोता, मच्छर है मच्छर। कुल मिलाकर के अब आप समझ गए हैं कि पुल्लिंग की पहचान हम किस आधार से करते हैं। ये 11 बातें हैं जो हमें उंगलियों पर याद रखनी है। पहली बात है वृक्षों और फलों के नाम, और जिन शब्दों के अंत में आप, आ, पन, आव आता है। तीसरी बात पर्वतों के नाम। चौथी बात ग्रहों के नाम। 5वीं बात अनाजों के नाम। 6वीं बात रत्नों के नाम और देशों के नाम, समुद्रों के नाम, धातुओं के नाम और सभी हिंदी महीनों और दिनों के नाम। और कुछ शब्द हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। ये ज्ञान आपको समझना होगा, ध्यान से बात को जानना होगा, तभी आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। ये पहचान करने के मैनर्स हैं, यह व्यवहार है, इसके द्वारा हम जो है शब्द की लिंग का ज्ञान कर सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ बातें स्त्रीलिंग की पहचान की यहाँ दी गई हैं कि हम स्त्रीलिंग की पहचान किस आधार से कर सकते हैं। तो देखिए, पहली बात, दुनिया की किन किन चीज़ों को स्त्रीलिंग माना गया है। देखो, भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। पहली बात,
पहली बात है, भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रामायण, कुरान, गीता, बाइबिल। ये क्या है? पुस्तक हैं, तो इनके नाम स्त्रीलिंग में आएंगे। और तमिल, हिंदी, संस्कृत, ये नाम भाषाओं के हैं, तो भाषा जितनी भी हैं दुनिया की, वे सब स्त्रीलिंग नाम माने जाते हैं। और लिपियों के नाम, जैसे अंग्रेजी की लिपि का नाम रोमन है, हिंदी संस्कृत की लिपि का नाम देवनागरी है, और पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है। तो ये लिपियों के जो नाम हैं विद्यार्थियों, वे सब स्त्रीलिंग में माने जाते हैं। नंबर 2 पर दी गई बात है नदियों और झीलों के नाम। हमारी इस पृथ्वी पर नदियां हैं और झीलें हैं, तो जितनी भी नदियां हैं और झील हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सांभर। अब गंगा, यमुना, सरस्वती ये तो हैं नदियों के नाम, और सांभर, नैनी, चिल्का ये हैं झीलों के नाम। फिर गोदावरी नदी का नाम। तो कुल मिलाकर के ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि नदियों और झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। और प्रिय छात्रों, तीसरी बात यहाँ दी गई है आहारों के नाम। आहारों के नाम मतलब व्यंजन, जो फूड हैं हमारे, जैसे जलेबी, दाल, बर्फी, चीनी, रोटी, सब्जी, चाय, ये जो नाम लिखे हुए हैं आहारों के, ये नाम भी स्त्रीलिंग की पहचान है। चौथी बात, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे मैना, तितली, कोयल, बतख, मक्खी, जोंक, मछली, ये सब नाम प्राणीवाचक संज्ञाएं माने जाते हैं और स्त्रीलिंग में आते हैं। प्रिय छात्रों, 5वें नंबर पर दिया हुआ जो पहचान का आधार है, यहाँ बताया गया है कि अधिकांश इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत के नीचे अंडरलाइन करनी है। इकारांत कौन होते हैं? जिन शब्दों के अंत में इक की मात्रा लगती है, छोटी ई की, तो वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्नी। अब इकारांत नहीं है, ये सब ईकारांत हैं। बड़ी की मात्रा है ना ये, तो बड़ी की मात्रा लगा देंगे। कुछ मिस्टेक बुक में आती हैं, तो यहाँ एक मिस्टेक आई हुई है। ये इकारांत नहीं है, ये ईकारांत शब्द दिए गए हैं, लेकिन लिख दिया यहाँ इकारांत है, क्योंकि जब आप वर्ण विच्छेद करके देखेंगे पत्नी शब्द का, तो प प्लस अ प्लस त हलंत वाले प्लस न प्लस बड़ी ई, तो बड़ी वाले, तो इसका मतलब ईकारांत है ये, इसके अंत में ई आती है, इसलिए तो अधिकांश इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पत्नी, ककड़ी, कहानी, रानी, शेरनी, मोरनी, स्त्री, लौकी, गोभी, रसीली, ये शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में बड़ी की मात्रा आई हुई है, तो ऐसे शब्द जो होते हैं वे भी स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अब 6वें नंबर पर एक बात और आई है, कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम। पूरे नहीं, कुछ ही, मतलब 12 महीने होते हैं अंग्रेजी में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो देखो यहाँ जुलाई तक तो स्त्रीलिंग से शब्द बोल रहे हैं। देखो जुलाई लग गई, जून चली गई, अप्रैल आ गई, मार्च चली गई, फरवरी निकल गई, जनवरी आ चुकी, तो ये सब स्त्री की तरह हम बोलते हैं। लेकिन कुछ महीने जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने हैं, ये पुल्लिंग के से नाम है इनके। देखो अगस्त का महीना आ गया, अगस्त का महीना चला गया, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। अगस्त चली गई, सितंबर चली गई, ऐसे नहीं बोलते ना।
कैसे बोलते हैं, सितंबर निकल गया, अक्टूबर आने वाला है। तो ये पुल्लिंग नाम हो गए। कुछ नाम ही स्त्रीलिंग हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई आदि। इसमें आदि का मतलब होता है एक्सेट्रा, मतलब इसमें और भी नाम हैं जो मैंने आपको समझा दिए। तो ये आपको याद रखना होगा कि अंग्रेजी महीनों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन हिंदी महीनों के नाम जो होते हैं ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, ये पुल्लिंग होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है भाई। 7वें नंबर पर जो बात दी गई है उसका अध्ययन कर रहे हैं। कुछ समूहवाचक शब्द, मतलब ग्रुप वाले जो शब्द होते हैं वे भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कमेटी, बनाई, पंचायत, बैठी, समिति, खुली हुई है, सभा, बैठ गई, चौपाल, हो गई, है ना। तो ये ऐसे शब्द हैं जो कमेटी का मतलब है उसमें 2 या 2 से या 5, 10, 20 आदमी हो सकते हैं। पंचायत में 5 आदमी कम से कम होते हैं। समिति में बहुत लोगों का समूह होता है। सभा में भी व्यक्तियों का समूह होता है। चौपाल में भी लोग जो गांव में होती है उस पर भी काफ़ी लोग वहाँ बैठ कर के बातचीत करते हैं। अब जैसे भेड़ है, भेड़, अब भेड़ शब्द, भेड़ चर रही हैं, चर रही हैं। अब एक भेड़ है तो भी भेड़ शब्द लिखा जाएगा, और अनेक भेड़ है तो भी। तो मतलब भेड़ शब्द एक ऐसा है जो समूह के लिए आता है। कक्षा, कक्षा कोई एक बच्चे की कक्षा नहीं होती, इस कक्षा में अधिकांश बच्चे होते हैं, तो कक्षा भी समूहवाचक शब्द है। श्रेणी, श्रेणी मतलब कैटेगरी, ये भी समूहवाचक है। और सेना, ये भी जो है समूहवाचक शब्द है। तो ये समूहवाचक शब्द, सेना तैयार है, तैयार हुई, तो स्त्रीलिंग की तरह हम बोलते हैं ना। अब 8वें नंबर की जो बात है कि सभी हिंदी तिथियां, जो हिंदी में तिथियां होती हैं, महीने में तिथियां होती हैं भाई, आप जानते होंगे, और जानते तो तब होंगे जब आप जानना चाहेंगे। आपने कभी सीखा ही नहीं कि कौन सी तिथि किस दिन होती है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाएंगे कुछ समय बाद तो आपको तिथि भी जाननी चाहिए थी। ऐसा आप महसूस करेंगे कि यार हमसे तिथि क्यों नहीं आती, हमें 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 हिंदी महीनों के नाम ही नहीं आते, हम इतने बड़े हो गए। तो जब ये ऐसी अतिरिक्त चीज़ें हैं जो इनको बिना जाने भी हम चिंता करेंगे कि यार ये आखिर क्यों नहीं आई, तो अभी हमारे पास जब फ्री टाइम होता है, अतिरिक्त समय होता है, तो उस समय हम इन शब्दों पर, इन चीज़ों पर गौर कर सकते हैं कि भाई आज हम ये जानेंगे। आपके घरों की दीवार पर, कमरे में कैलेंडर होता है, परंतु बच्चे कैलेंडर में केवल डेट और डे देखते हैं बस, कि आज जो है थर्सडे है और 19 अगस्त है, बस इतना ही देखते हैं। जबकि कैलेंडर में हिंदी महीने का नाम रहता है, तिथि का भी नाम रहता है। अब हम आपको बताएंगे उदाहरण के लिए, जैसे आप अपने घर में लगे हुए कैलेंडर को देख सकते हैं और आज का कॉलम उसमें हमें देखना है। तो मेरे हाथ में मैंने अभी कैलेंडर लिया है और मैं भी चाहता हूं कि आप भी अपने घर के कैलेंडर को देखना सीखें। अब ये बड़े मजाक की बात बनेगी कि आप 6 क्लास में पढ़ रहे हैं परंतु कैलेंडर देखना नहीं जानते। तो कैलेंडर देखना इतना ही नहीं होता कि बस उसमें हमें बार मालूम पड़ जाता है और डेट मालूम पड़ जाती है, उसके अलावा उसमें और क्या क्या लिखा रहता है ये सब हम नहीं जान पाते हैं, तो हमें इनकी जानकारी रखनी है। आइए देखते हैं अगस्त माह का कैलेंडर। महीना कौन सा है? 8वां। महीने का नाम अगस्त है और साल चल रही है 2021। अच्छा सर, और विक्रम संवत जो चल रहा है वो भी यहाँ दे रखा है 2078। वर्षा ऋतु है और सूर्य भगवान दक्षिणायन है। अब हम चलते हैं उस कॉलम पर, आज की तारीख वाले कॉलम पर। आज कितनी तारीख है? 19 तारीख है और गुरुवार का दिन है। अब 19 तारीख वाले कॉलम में हम देखते हैं सबसे ऊपर पूर्वाषाढ़ लिखा हुआ है। पूर्वाषाढ़, पूर्वाषाढ़ मतलब ये नक्षत्र का नाम है
महीने में 27 नक्षत्र होते हैं, ये ध्यान रखना। तो आज जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ है, और इसके अलावा उसके नीचे दे रखा है ताजिया मुहर्रम, यानी मुस्लिम लोगों का ताजिया मुहर्रम नाम का त्यौहार भी है। और उसके नीचे दे रखा है पवित्रा द्वादशी, मतलब ये तिथि का नाम है। द्वादशी का मतलब 12वां दिन है। श्रावण मास का 12वां नहीं, अमावस्या के बाद 12वां है। अब मैं आपको किस तरह से समझाऊं, कभी समय होगा तो आपको कैलेंडर की ये तिथि और महीने का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। पिछले साल मैंने कक्षा 6 में जो पढ़े थे बच्चे, उनको समझाया था, और 7वीं में जो बच्चे अब पढ़ रहे हैं वे जानते भी होंगे कि एक महीना जो होता है उसका प्रथम दिवस प्रतिपदा होता है, प्रतिपदा जिसको हम पड़वा कहते हैं। दूसरा दिन द्वितीया होता है जिसे हम दौज कहते हैं। तीसरा दिन तृतीया होता है, कैलेंडर में तृतीया लिखा रहता है लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको हम तीज कहते हैं। चौथा दिन जो होता है वो चतुर्थी लिखा रहता है, उसको हम चौथ कहते हैं। 5वें दिन को पंचमी कहते हैं, पाँचें। 6वें दिन को कैलेंडर में षष्ठी लिखा रहता है लेकिन वो हमारे यहाँ छठ कहते हैं, छठ। 7वें दिन को सप्तमी लिखा रहता है, उसे हम सातें कहते हैं। 8वें दिन को अष्टमी लिखा रहता है जिसे आठें बोलते हैं। 9वें दिन को नौवीं बोलते हैं, और वैसे कैलेंडर में नववीं लिखा रहता है। और 10वें दिन को हम जो है दसवीं कहते हैं, और कैलेंडर में भी 10वीं लिखा रहता है। 11वां दिन जो होता है महीने का उसे हम एकादशी कहते हैं, ठीक है, और वैसे हम उसको 11 कहते हैं। 12वें दिन को कैलेंडर में द्वादशी लिखा रहता है, उसे हम 12 कहते हैं। और 13वें दिन में त्रयोदशी लिखा रहता है, उसको हम 13 कहते हैं। और 14वें दिन में चतुर्दशी लिखा रहता है, संस्कृत में नाम है ये चतुर्दशी, और इस तरह से तो चतुर्दशी लिखा रहता है कैलेंडर में, और उसे हम 14 कहते हैं। और 15वां दिन जो होता है भाई, उसे हम अमावस्या कहते हैं, यानी ये महीने का बीच हो जाता है, मध्य दिन होता है 15वां दिन। ओके, तो फर्स्ट से 15 डेज जो होते हैं प्रथम, ये हमारे कृष्ण पक्ष के माने जाते हैं। कौन से पक्ष के? कृष्ण पक्ष के। जब महीना लगता है तो उसके 15 दिन जब निकल जाते हैं वो कृष्ण पक्ष के होता है। फिर उसके बाद 16वां दिन जो होता है, 17वां दिन होता है, 18वां दिन होता है, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां, 29वां, 30वां। लेकिन कैलेंडर में फिर प्रतिपदा स्टार्ट हो जाती है अमावस्या के बाद। ये ध्यान रखना, जो 16वां दिन होता है महीने का उसे फिर प्रतिपदा कहते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, महीने में 2 प्रतिपदा होती हैं, 2 द्वितीया होती हैं, 2 ही तृतीया होती हैं, 2 ही चतुर्थी होती हैं, क्योंकि अमावस्या के बाद फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और लास्ट का महीने का डे होता है उसको कहते हैं पूर्णमासी, पूर्णिमा का दिन कहते हैं हम लोग। तो महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और अमावस्या के बाद जो तिथि फिर हम स्टार्ट होती हैं हमारी प्रतिपदा से, पड़वा से, और लास्ट का दिन होता है पूर्णमासी, तो वहाँ उसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो महीने का आरंभ प्रतिपदा से होता है और महीने का अंत पूर्णिमा से होता है। तो अभी आप जान रहे हैं कि आज कैलेंडर में द्वादशी तिथि है, कल शुक्रवार में त्रयोदशी होगी, शनिवार में चतुर्दशी होगी, और रविवार के दिन जो है पूर्णिमा होगी। और पूर्णिमा के दिन ही हर साल हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन, यानी लास्ट डे ऑफ श्रावण मंथ, महीना हिंदी का श्रावण के महीने के लास्ट दिन, हम लास्ट दिन को रक्षाबंधन के रूप में हर साल मनाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अब की बार रक्षाबंधन 22 अगस्त का है, 22 का, तो 22 ही फिक्स है कि हर साल 22 को ही होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूर है
कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है और पूर्णिमा होता है अंतिम दिन। ठीक है जी। तो इस तरह हम लोग कैलेंडर को भी जानना सीखेंगे और आज कोशिश करेंगे। इसके बाद ध्यान दें आप, 8वें नंबर की बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सभी हिंदी तिथियाँ जैसे प्रथमा द्वितीया पंचमी अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या, ये सभी तिथियाँ भी स्त्रीलिंग होती हैं। और 9वें नंबर की बात है तिलहनी और दलहनी फसलें, जिनसे तेल निकलता है, जिनसे दाल बनती हैं, ऐसी फसलें जो होती हैं क्रॉप, जैसे मूंग, उड़द, मसूर, अरहर, अरंडी। अब देखो मूंग, उड़द, मसूर, अरहर ये तो दालें हैं, इनके नाम, और अरंडी, सरसों, सूरजमुखी ये हैं ऐसी फसलें जिनसे तेल प्राप्त होता है। तो तिलहनी तो होती हैं तेल वाली फसलें और दलहनी होती हैं दाल वाली फसलें। तो ये सभी फसलों के नाम जो हम लिखते हैं ये भी स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखिए अंतिम बात, लिंग परिवर्तन संबंधी नियम। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब देखो कुछ और भी नियम आपको बताएं, वो तो आपको पहचान बताइए और अब बता रहे हैं हम आपको नियम, रूल्स। होता क्या है कि हमारे पास कोई शब्द है और उसका हमको लिंग बदलना है। तो लिंग बदलने में क्या हमको बातें ध्यान रखनी होंगी, जिन शब्दों के अंत में ए आता है, एकारांत कौन से होते हैं जिनके अंत में ए आता है, ए स्वर या ए नहीं आएगा। ए का मतलब है कि उस वर्ण में, जैसे वर्ण विच्छेद करते हैं ना, जैसे कमल क अ म अ ल अ, तो अंत में ए, यानी जिनके अंत में ए आता है और पुल्लिंग शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उस मात्रा को आ कर दिया जाता है, मतलब आकारांत, अंत में बड़े आ की मात्रा कर देंगे उसके अंतर्गत, तो वो जो है लिंग परिवर्तन के हिसाब से स्त्रीलिंग बन जाता है। तो पहला नियम है कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ए का आ कर दिया जाए तो वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आज इतना ही। आप घर में रहें और घर में तो हैं ही, और जो हमने कुछ जिक्र आपके सामने आज किया है पाठनों के बारे में, लिंग के बारे में, आप इसका अध्ययन करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लिंग की पहचान और लिंग की परिभाषा, लिंग के भेद, इन सब का अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।